हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 है जेनेटिक्स, उसका नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे इसमें, आज हम डिस्कस करेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ठीक, मेंडल ने कैसे किया उसको, उसके क्या नतीजे निकले। ठीक, और उसके आधार पर उसने जो लॉ दिया था अपना तीसरा लॉ ऑफ हेरिडिटी, दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्या मायने उसके, कैसे पता चला उसके लॉ के बारे में। ठीक है, चलिए, तो इससे पहले कि हम हमारे डायहाइब्रिड क्रॉस पे चले, कुछ छोटे मोटे एक दो क्वेश्चंस हैं जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पे ही है, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, चलिए देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन 21 क्या कहता है, हाउ मेनी जीनोटाइप्स आर फॉर्म्ड इन F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बच्चों, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने किया था, तो F2 में जीनोटाइप, जीन्स के आधार पर हमको तीन प्रकार के प्लांट मिले थे। एक तो हमको मिला था प्योर टॉल, कैपिटल टी कैपिटल टी, ठीक है। फिर हमको एक मिले थे हाइब्रिड टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी, दो मिले थे ना वैसे। और फिर मिला था हमको एक प्योर द्वार, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो 1:2:1 का रेशियो आया था जीनोटाइप, याद आया आपको? कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इन तीनों का रेशियो क्या आया था हमको? 1:2:1। तो बेसिकली जीन्स के आधार पर हमको कितने प्रकार के प्लांट्स मिले? तीन प्रकार के मिले। तो तीन प्रकार के जीनोटाइप्स होते हैं, चाहे हम कोई भी ट्रेट ले ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हमने हाइटो प्लांट सेलेक्ट किया था। तो हाउ मेनी जीनोटाइप्स आर फॉर्म्ड इन F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? 3 जीनोटाइप। एक होता है हमारा डोमिनेंट पेरेंट के जैसा, एक होता है हमारा रिसेसिव पेरेंट के जैसा, और एक होता है हमारा हाइब्रिड जो F1 है उसके जैसा। क्लियर? चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि जीन में नॉर्मली कितनी एलिलिक फॉर्म्स होती है। मैंने बताया था जीन के प्रारूप कितने होते हैं। नॉर्मली तो दो ही होते हैं, लेकिन मैं बता चुका हूं पहले कि दो से ज्यादा भी किसी किसी कंडीशन में पाए जाते हैं। हम इसका उदाहरण देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जहां पे कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स है, उसको डिटरमाइन करने के लिए एक ही जीन के तीन प्रारूप है, तीन अलग अलग फॉर्म्स है उसके। इसी प्रकार से जो ह्यूमन स्किन कलर है, उसको डिटरमाइन करने के लिए एक ही जीन के 7 प्रारूप है, 7 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन आर देयर। ओके, सो व्हाट आर एलील्स? एलील्स आर टू और मोर अल्टरनेटिंग फॉर्म्स ऑफ ए जीन फॉर कंट्रोलिंग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, ये कहलाती है अलील। नॉर्मली दो होता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो जब ये दो होते हैं, तो दो में से एक जो ज्यादा प्रभावी है, ज्यादा प्रभावशाली है, इट इज रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल लेटर, जैसे कि कैपिटल टी हो गया टॉलनेस वाला गुण, एंड दैट विच इज नॉट डोमिनेट, जो दब जाता है, जो F1 में प्रकट नहीं कर पाता है डोमिनेंट एलील के प्रेजेंस में, वो कहलाता है रिसेसिव, जिसको कि हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? चलिए, उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि यदि F1 जो हाइब्रिड हमको मिलता है, F1 हाइब्रिड, उसको हम किसी भी पेरेंट से क्रॉस करते हैं, किसी भी पेरेंट से क्रॉस करते हैं, तो मुझे बताओ कि उस क्रॉस को कहते क्या है। ठीक है, इन विच टाइप ऑफ क्रॉस, इन विच टाइप ऑफ क्रॉस इज F1 जनरेशन क्रॉस्ड विद एनी ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, F1 जनरेशन का जो प्लांट है, जैसे हाइब्रिड प्लांट, उसको यदि हम किसी भी पेरेंट से क्रॉस करते हैं, तो पेरेंट क्या हो गया? पिछली पीढ़ी होगी। तो पीछे वाला पीढ़ी मतलब बैक, समझ में आ गया? तो ये जो क्रॉस है, F1 हाइब्रिड को, F1 जनरेशन को किसी भी पेरेंट से क्रॉस करवाना, ये बैक क्रॉस होता है। और बैक क्रॉस दो प्रकार का होता है, पहले ही बता चुका हूं। कौन सा दो प्रकार है? तो सबसे पहला आउट क्रॉस। तो आउट क्रॉस में क्या करते हैं? F1 को क्रॉस करता है डोमिनेंट पेरेंट से, प्रभावशाली पेरेंट से, ताकतवर पेरेंट से, कैपिटल टी फॉर एग्जांपल। तो यहाँ हाइब्रिड हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और डोमिनेंट हो जाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी। इसी प्रकार से टेस्ट क्रॉस दूसरा टाइप है, जिसमें कि हम टेस्टिंग किसकी करेंगे? कमजोर पेरेंट की। तो जो F1 हाइब्रिड है, उसको क्रॉस करेंगे हम रिसेसिव पेरेंट से। तो यहाँ पे हो गया ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस स्मॉल टी स्मॉल टी। समझ में आएगा? दो मेन प्रकार के ये क्रॉस होते हैं बच्चों। तो इसको आप रफ करके देख लेना, क्या रिजल्ट आएगा हम बाद में और डिस्कस भी कर लेंगे कि आउट क्रॉस का क्या नतीजा होता है और टेस्ट क्रॉस का नतीजा क्या होता है। इसके लिए मैं अलग से छोटा सा वीडियो बना दूंगा 5-10 मिनट का। ठीक है, चलिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आता कई बार। ठीक, अगला हमारा क्या? डायब्रिड क्रॉस क्या है? ठीक है, और मेंडल ने इसके आधार पर कौन सा लॉ निकाला, कौन सा निष्कर्ष निकाला। तो पहले तो हम समझेंगे कि उसको आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों लगा कि उसको ये क्रॉस भी उसको करना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे क्या होता है डायहाइब्रिड क्रॉस, देन व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस क्रॉस, क्यों किया, उसका उद्देश्य क्या था इसके पीछे। चलिए, ओके, सो क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन डायहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म बाय मेंडल एंड स्टेट द लॉ डिराइव्ड ऑन इट्स बेसिस। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आता है तो नॉर्मली 4 या फिर 5 मार्क्स में ही आता है। ठीक है, फुल डिस्क्रिप्टिव है, रटा नहीं जाएगा आप लोगों से, तो उसको पूरा समझ करके करना। ठीक है,
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए, सो डेफिनेशन हम पहले देख चुके हैं। एक ऐसा क्रॉस जिसमें कि दो प्योर पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों में कम से कम दो अलग अलग ट्रेड्स के कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स का अंतर होना चाहिए। ऐसा कोई भी क्रॉस जहां पे हम क्या दो पेरेंट्स में क्या एक समय में दो ट्रेड्स एक साथ स्टडी करते हैं, इनहेरिटेंस उनका, वो कहलाता है डायब्रिड क्रॉस। तो सिंपल भाषा में बोला जाए, अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स वेयर इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स इज स्टडीड एट ए टाइम। समझ में आ गया? ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर जो मैंने भाषा दी वो भी लिख सकते हैं। अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स each differing in two pairs of contrasting forms of a trait। वहां अगर वन पेयर होता है तो मोनोहाइब्रिड है, टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ ट्रेट इनका अंतर होता है तो डायहाइब्रिड क्रॉस। तो अब हम यहाँ पे बच्चों एक साथ दो ट्रेट लेंगे। पिछले वाले में हमने एक ही ट्रेट लिया था, हाइट ऑफ प्लांट, टॉल, ड्वार्फ। यहाँ पे दो एक साथ लेने वाले। दो हम ले लेंगे सीड के जो फीचर्स है वो ले लेंगे। एक हम ले लेंगे सीड का शेप, इसके दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स हो गए, राउंड सीड एंड रिंकल्ड सीड, झुर्रीदार जो सीड होता है, ठीक है। और दूसरा हम उसका कलर ले लेंगे, सीड का, सीड गोट कलर या सीड का कलर। तो एक होता है येलो कलर का सीड और एक होता है ग्रीन कलर का सीड। समझ में आ गया? तो दोनों का अलग अलग मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके क्या पता लगाया था कि राउंड जो होता है वो डोमिनेंट शेप है ओवर द रिंकल्ड। तो अगर हम प्योर राउंड सीड वाला प्लांट और प्योर रिंकल्ड सीड वाले प्लांट को क्रॉस करवाते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ सारे राउंड सीड मिलते हैं। शो ये करता है कि राउंड सीड कलर डोमिनेंट है, और F2 में फिर दोनों आ जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो सीड का जो कलर है, सीड का जो छिलका है, उसका जो बाहर का कलर होता है, उसमें दो पॉसिबिलिटीज है हमारी, दो अलग अलग भिन्न रूप है, येलो और ग्रीन। और प्योर येलो और प्योर ग्रीन नेचर में अवेलेबल है। इनको आपस में क्रॉस करवाने पर मेंडल ने पाया कि F1 में सारे के सारे येलो सीड्स मिलते हैं, दैट मींस येलो कलर इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन कलर, ये पता लग गया। तो बड़ा कैपिटल लेटर उसने डोमिनेंट वाले को दे दिया, राउंड का कैपिटल आर जोड़े में होगी जीन, और येलो का कैपिटल वाई कैपिटल वाई, रिंकल्ड का इसी प्रकार से उसी सेम लेटर लेके स्मॉल ले लिया, स्मॉल आर, डब्ल्यू नहीं लेना है। इसी प्रकार से ग्रीन का जी नहीं लेना है, डब्ल्यू, येलो जो कैपिटल वाई उसी के स्मॉल लेटर्स ले लिए। समझ में आ गया बच्चों? वाई बहुत आराम से ढंग से लिखेंगे। यहाँ पे आप लोगों की हैंडराइटिंग में कई बार कैपिटल वाई और स्मॉल वाई एक ही जैसा लगता है बच्चों का, तो कैपिटल वाई को ऐसा लिख लेंगे, स्मॉल वाई को गुंडी वाला लिख लेंगे। समझ में आ गया? जिससे कि कंफ्यूजन नहीं, प्रिंटेड में तो दिख जाता है लेकिन आपकी हैंडराइटिंग में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे मेंडल ने क्रॉस किया क्यों, पर्पस ऑफ दिस क्रॉस। मेंडल इस क्रॉस के माध्यम से ये पता लगाना चाहता था कि एक साथ एक से अधिक कैरेक्टर्स की जीन जब इनहेरिट होती है, समझ में आ गया, ग्रुप में जब इनहेरिट होगी, तो पहले तो था टॉलनेस वाली जीन ही आ रही है, ठीक है। अब एक साथ दो तीन चार कैरेक्टर्स वाली को कंट्रोल करने के लिए जीन जब इकट्ठी बंच में आएंगी तो क्या एक जीन के इनहेरिटेंस पे दूसरे जीन के साथ होने से कोई भी प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक प्योर राउंड सीड वाले प्लांट को प्योर रिंकल्ड सीड वाले प्लांट से क्रॉस करें, F1 में सारे बीज राउंड आते हैं। समझ में आ गया? तो डोमिनेंट हो गया ट्रेड। अब मेंडल जानना चाहता था कि अगर सेम प्लांट में राउंडनेस के अलावा हम एक और ट्रेड स्टडी कर ले कि भैया सीड का कलर येलो भी, समझ में आ गया, दूसरा ट्रेड भी एक साथ स्टडी कर ले, ठीक है, या सीड का कलर मान लो ग्रीन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, राउंड के साथ चाहे येलो ले लो, राउंड के साथ चाहे ग्रीन ले लो, कैसे भी ले लो, ठीक है। तो क्या फर्स्ट जनरेशन में जैसा कि अकेले हमने राउंड कैरेक्टर जब स्टडी किया था तो अकेले F1 में सारे राउंड आ गए, अब इसके साथ कोई दूसरा साथ में ले ले, दो कैरेक्टर्स एक साथ ले, तो भी क्या F1 में सारे राउंड सीड ही आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या ग्रुप में जब वो इनहेरिट होगा तो प्रभाव पड़ेगा क्या उसके इनहेरिटेंस पे? ये बिल्कुल वैसा ही है बच्चों जैसा। फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि आप लोग कहीं पे हिल स्टेशन पे घूमने जा रहे हो, ठीक है, अपने परिवार के साथ जा रहे हो, ठीक है। एक ऑप्शन है कि आप अपने परिवारजनों के साथ जाओ, और परिवार में क्या आपके मदर फादर हो, आप खुद हो, और मान लीजिए कि उसी परिवार में आपके ग्रैंड पेरेंट्स, बहुत ही जो बुजुर्ग हैं, जो कि बहुत आराम से चल फिर भी नहीं पाते हैं, लकड़ी के सहारे चलते हैं, उनको भी आप अपने साथ ले जा रहे हो। समझना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। तो एक तो ये केस है, और एक दूसरा है आप लोग कहीं पे भी टूर पे जा रहे हो हिल स्टेशन पे और अपने फ्रेंड्स के साथ में जा रहे हो। समझ में आ गया कि नहीं? क्या अपने हम उम्र लोगों के साथ में जा रहे हो, तो मुझे बताओ कि आप फुल एंजॉय कहाँ पे कर पाओगे? अब इमेजिन करो कि जो आप कुछ ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो थोड़ी बहुत आपके हर चीज में थोड़ी बहुत बाधा बनेंगे, क्योंकि आपके जैसे यंग नहीं है वो, ठीक है। आपको कहीं बोटिंग पे जाना है तो ग्रैंड पेरेंट्स हो सकता है ना जाए आपके, आपको कहीं ट्रैकिंग पे जाना है, हिल साइड पे जाना है, सपोज वो मना कर दे जाने के लिए, आपको बर्फ में खेलना है वो मना कर दे, समझ आएगा कि नहीं? क्या लेकिन आपके जो फ्रेंड्स हैं वो किसी प्रकार से कोई बाधा नहीं बनेंगे, ठीक है। और मुझे बताया अगर किसी हिल स्टेशन में आप आउटिंग के लिए कहीं जा रहे हो और आपके ग्रैंड पेरेंट्स वहां जाने में सक्षम नहीं है तो प्रॉब्लम आप भी इंजॉय नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि वो परिवार के सदस्य हैं, तो इसका मतलब उनके होने से प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से मुझे बताओ
कि एक सपोज पढ़ाकू बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है, सिंसियर बच्चा है, वो अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, पढ़ाई में जुटा हुआ है, अकेला जुटा हुआ है, अलग तरीके से तैयार करेगा। अब मान लो उसके घर पे 2-3 और बच्चे आ जाएं जो थोड़े से अलग प्रकार के हैं, जो थोड़े से कमजोर हैं या बहुत ज्यादा सिंसियर नहीं है, तो अब वहां पे उसके साथ वो बातचीत करेंगे, कान खाएंगे, क्या क्या करेंगे, तो बताओ क्या उसकी प्रिपरेशन में पे प्रभाव डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे, प्रभाव डालेंगे। तो साथ कौन है, संगत का फर्क तो पड़ता ही पड़ता है। तो यहाँ मेंडल यही देखना चाहता था कि अकेले कोई ट्रेट आएगा, कैसे आता है, समझ में आ गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। अब अगर दूसरे ट्रेट्स, दूसरे कैरेक्टर्स की जो जीन्स है वो भी साथ हो, तो ग्रुप में जब आएंगे तो कैसे आएंगे? क्या जैसे अकेले आते थे वैसे ही आएंगे या प्रभावित होगा? ये वो देखना चाहता था। समझ में आ गया? सो पर्पस समझ में आ गया? बाय परफॉर्मिंग दिस क्रॉस मेंडल वांटेड टू फाइंड आउट, पता लगाना चाहता था मेंडल, वेदर, कि यदि क्या द इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर ट्रेट विद इट और नॉट, कि जब भी कोई एक ट्रेट, एक लक्षण इनहेरिट होता है, अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, तो उस लक्षण के साथ यदि कोई दूसरा लक्षण भी साथ आ रहा है, तो पहला लक्षण दूसरे लक्षण के कारण प्रभावित होता है अथवा नहीं होता है, ये पता लगाना उसका उद्देश्य था इस क्रॉस के माध्यम से। ठीक है, चलिए तो इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, एग्जाम्पल। तो टू इलस्ट्रेट दिस क्रॉस मेंडल सेलेक्टेड फॉलोइंग टू ट्रेट्स, कोई भी ले सकते हो, मेंडल ने ये दो लिए, बहुत सारे उसने जोड़ों के साथ करके दिखाए, ठीक है, नतीजे से। तो उसने एक ले लिया शेप ऑफ सीड, क्योंकि दोनों चीजें सीड में ही उसको देखने को मिल जाएगी, तो अलग अलग उसको कैरेक्टर्स को ढूंढने की जरूरत नहीं। तो दो वैरायटीज इसमें बताई मैंने, दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स है, राउंड सीड जो कि डोमिनेंट है, कैपिटल लेटर से शो किया, रिंकल्ड स्मॉल आर से। इसी प्रकार से सीड कोट का जो कलर है या कलर ऑफ सीड, येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव, इसको स्मॉल लेटर से, इसको कैपिटल लेटर से। अब जो डोमिनेंट पेरेंट है, डोमिनेंट पेरेंट, उसने कौन सा पेरेंट ले लिया? ये वाला। इसका मतलब है कि डोमिनेंट पेरेंट में दोनों ट्रेट है, कौन से? पूरा डोमिनेंट है, इसका मतलब है सीड का जो कलर है वो येलो है और सीड का जो शेप है वो राउंड है। ठीक है कि नहीं का? तो येलो राउंड सीड वाला प्लांट ले लिया, ये डोमिनेंट है। और रिसेसिव वाले से बस दोनों गुण छोटे वाले हैं, मतलब येलो की जगह छोटा मतलब ग्रीन तो सीड है कलर, और छोटा मतलब रिंकल्ड सीड है। तो द डोमिनेंट पेरेंट हैज जीनोटाइप कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर वाई वाई आर, दैट इज येलो राउंड सीड्स। और यहाँ पे ग्रीन रिंकल्ड सीड्स वाला जो पेरेंट है वो रिसेसिव पेरेंट है। तो इनकी जीनोटाइप समझ में आ गया, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर से लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में हमको क्रॉस करवाना है। चलिए, तो ये हमारे मेन पेरेंट्स हो जाएंगे डाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, चलिए ये हमारा है डाइब्रिड क्रॉस। ओके, समझते हैं अभी क्या हुआ। यहाँ पे बच्चों F1 तक परेशानी नहीं आती, ज्यादा बच्चे गड़बड़ कर देते हैं F2 में, समझ आएगा? F2 में बहुत गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, तो F1 तो इजी है, समझेंगे क्या किया हमने। क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स, दो प्योर पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं, डिफरिंग इन, यहाँ पे वन की जगह क्या आ गया? टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ ट्रेट, ये होता है डाइब्रिड क्रॉस। डेफिनेशन एक प्रकार से। चलो, तो हमने पेरेंट ले लिया, तो देखो यहाँ पेरेंट का जो शब्दों में लिखा है वो फिनोटाइप है और नीचे जो लिखा है वो जीनोटाइप है। समझ में आ गया? ये हमने मेल ले लिया, ये हमने फीमेल, किसी को भी मेल किसी को फीमेल मान सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया था रेसिप्रोकल क्रॉस। एक बार इसने ऐसे करके देखा, फिर अगली बार क्या किया इसने, जो ये डोमिनेंट वाला प्लांट है इसको फीमेल मान लिया और जो रिसेसिव वाला है इसको मेल मान लिया, तो नतीजा सेम टू सेम मिलता है, वो रेसिप्रोकल क्रॉस होता है। एक एक क्रॉस को दो बार करना जेंडर बदल करके, ठीक है कि नहीं? क्या? चलिए, तो प्योर येलो राउंड सीड्स, देखो इधर प्योर प्लांट है, येलो मतलब दोनों वाई वाई बड़ा, दोनों आर आर बड़ा, ये येलो राउंड सीड वाला प्लांट है प्योर, इसको मेल मान लिया। और ग्रीन रिंकल्ड सीड वाला जो प्लांट है उसको मान लिया फीमेल। ओके, अभी ये हमारे पेरेंट्स है। सबसे पहला स्टेप होता है गैमेटोजेनेसिस, पढ़ चुके हैं हम। अब गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है? गैमेट बनेगा, और हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कहता है ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? कि जब पेरेंट्स से रिप्रोडक्शन के दौरान गैमेट्स बनेंगे ना, उसके जो फ्लावर से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो उस गैमेट्स में क्या होगा? जो ये जीन का जोड़ा है, फैक्टर्स का जोड़ा है, ये सेपरेट हो जाएगा। किसी भी एक ट्रेट का जो पेयर है जीन्स का, वो सेपरेट हो जाएगा। तो अब जैसे पहला ट्रेट है हमारा येलो सीड, ठीक है कि नहीं? तो येलो सीड जो है, इसको कंट्रोल करने वाली जो दोनों जीन है, कंट्रोल करने वाली दोनों जीन है, ये अलग अलग हो जाएंगी। एक जीन जाएगी इस गैमेट में, एक जाएगी दूसरे में। इसी प्रकार से जो अगला ट्रेट का जोड़ा है, कौन सा? कैपिटल आर राउंडनेस को कंट्रोल करने वाली जीन्स का जोड़ा, ये भी सेपरेट होगा। तो समझ में आ गया, जोड़े की दोनों जीन जो है ना, एक ट्रेट के जो जोड़ा है उसकी जो दोनों जीन है वो एक साथ नहीं आएंगी, वो अलग अलग गैमेट्स में चली जाएगी। समझ में आ गया? चलिए, तो गैमेट बनी, तो देखो एक एक जोड़े को अलग करना है। यहाँ पे जब 10 जोड़े होंगे ना, हर एक जोड़े को इंडिविजुअली सेपरेट करना, तो यहाँ दो गैमेट बनेंगे। ठीक है, अब क्या? कैपिटल वाई तो एक वाई इसमें आ गया, एक वाई इसमें आ गया। इसी प्रकार से दोनों बड़े आर को सेपरेट करेंगे, एक आर इसमें आ गया, एक आर इसमें आ गया। अब मुझे बताओ बच्चों, ये गैमेट और ये गैमेट
अगर इसमें हम सिर्फ पहला लक्षण देखें, क्या, कलर ऑफ सीड, येलो कलर, तो मुझे तो इसमें येलो के लिए एक ही तो जीन आई, तो प्योर है, कलर के लिए प्योर है, कलर एक ट्रेट हो गया, उसके लिए प्योर ही है, मिलावट ही नहीं है ना भाई। दूसरा तो वाई नहीं है भाई, दूसरा वाई छोटा आया या बड़ा आया, तभी हम बताएंगे ना ये मिलावटी है कि नहीं है मिलावटी। तो यहाँ पे तो दूसरा है ही नहीं ना। इसी प्रकार से जो दूसरा ट्रेट है राउंडनेस, तो राउंडनेस के लिए एक ही तो जीन है हमारी, दूसरी तो है ही नहीं ना, बड़ा है कि छोटा है पता ही नहीं हमको भाई। प्योर इम्प्योर तो तब होती ना बात, और हम यहाँ पे प्योर क्यों बोल पा रहे हैं, दोनों सिमिलर है, यहाँ सिमिलर है। और इम्प्योर कब बोलेंगे, जब हमारा F1 आएगा ना, तो बड़े आर के साथ छोटा आर आ जाएगा, बड़े वाई के साथ छोटा वाई आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो दूसरा है ही नहीं ना, तो गैमेट्स तो हमेशा प्योर ही होती है, यही हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। तो चाहे डाइब्रिड क्रॉस करो, ट्राइब्रिड क्रॉस करो या पॉलीहाइब्रिड क्रॉस करो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होल्ड्स ट्रू फॉर ईच क्रॉस। समझ में आ गया? चलिए सेम टाइम इधर सेम चीज इधर हो जाएगी, दोनों छोटे वाई सेपरेट हो गए, एक वाई इस गैमेट में, एक वाई इस गैमेट में, दोनों छोटे आर सेपरेट हो गए, एक इसमें एक इसमें। क्लियर है? ये हमारे गैमेट्स हो गए। अब देखो इस पेरेंट की, मेल पेरेंट की दो अलग प्रकार की गैमेट बनेगी, अलग प्रकार की दो गैमेट बनेगी, दो और दो चार गैमेट हो गई। तो 2x2 का हम पुनेट स्क्वायर बना लेंगे। पुनेट स्क्वायर मैंने बताया था, चेकर बोर्ड मेथड, ठीक है। तो 2 तो ऐसे और 2 ऐसे, जैसे हमने पहले किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, सेम तरीका स्क्वायर बनाने का। तो अब हम करने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन। इसकी ये वाले जो गैमेट है वो इन दोनों के साथ फर्टिलाइज हो सकती है, फीमेल वाले के साथ, इसकी ये गैमेट भी इन दोनों के साथ फर्टिलाइज हो सकती है। तो उसको चेकर बोर्ड मेथड से लिखने का तरीका क्या है, चेकर बोर्ड मेथड से देख लेते हैं। ये बच्चों F1 में आ गया। चलिए तो हमने देखो 2x2 का बॉक्स बना लिया, एक यहाँ एरो लगा दिया, ये हमारा मेल पेरेंट के गैमेट्स लिखेंगे, यहाँ फीमेल पेरेंट के लिखेंगे। तो मेल के देखो ये रहे इस बॉक्स में दोनों, क्या, बड़ा वाई बड़ा आर, बड़ा वाई बड़ा आर, तो हमने इस तरफ लिख दिया। और वहां पे देखो स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, हमने इस तरफ लिख दिया, गैमेट्स लिख दी। तो पिछले केस में यहाँ सिंगल सिंगल लेटर थे, अब डबल डबल लेटर आ जाएंगे, दो अलग अलग ट्रेड्स के लिए, ठीक है। ये हमारा F1 यहाँ लिख दिया, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो देखते हैं होता क्या, ठीक है। और अभी किसी ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए जीन जोड़े में होना जरूरी है। अब यहाँ जोड़ा नहीं बन पा रहा, अकेला ही वाई है, अकेला आर है। चलिए अब ये फर्टिलाइज होगा तो देखेंगे ये दोनों साथ आ जाएगा इस वाले बॉक्स में। तो पहले वाई लिखेंगे फिर आर, तो वाई में भी कैपिटल पहले स्मॉल बाद में। तो देखो इधर एक तो बड़ा वाई आ गया, एक छोटा वाई आ गया, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। समझ में आ गया? अब जब ये डबल डबल हो गई, पेयर बन गया, अब ये एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, ट्रेड प्रकट हो जाएगा। अब ट्रेड कैसे प्रकट होगा, देखो पहला वाला देखो, एक डोमिनेंट जीन है, एक रिसेसिव जीन है, तो रिसेसिव जो है वो दब जाएगी डोमिनेंट के प्रेजेंस में, रिसेसिव अपने आप को प्रकट नहीं कर पाएगी। तो ये जो सीड है ये येलो कलर का होगा। समझ में आ गया? ठीक है। इसी प्रकार से राउंडनेस वाला गुण देखो, राउंडनेस वाले में एक बड़ा आर एक छोटा आर आ गया, तो छोटा रिसेसिव को दबाने के लिए कैपिटल राउंड वाली है, तो ये राउंड बीज होगा बच्चों। बट ये जो येलो राउंड है तो अपने ओरिजिनल डोमिनेंट पेरेंट जैसा, बट जीन्स के हिसाब से देखा जाए ना तो उसके जैसा नहीं है, जीन में बदलाव आ गया ना, ये मिलावटी हो गया। वो येलो राउंड प्योर था, वो ऐसा था, देखो ऊपर ये लिखा ना पेरेंट वाई वाई आर आर प्योर, ये है हाइब्रिड येलो राउंड है। ये कैसा है, तो यहाँ लिखा है बाहर हाइब्रिड येलो राउंड, ठीक है। चलो तो F1 में पहला हमको ये मिला, दूसरा देखते हैं। देखो इधर एक वाई बड़ा, दूसरा छोटा, तो बड़ा छोटा, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर छोटा। समझ में आएगा? तो ये भी तो हाइब्रिड येलो राउंड। ऐसे ये वाला देखो बड़ा छोटा, तो बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा। सिमिलरली यहाँ पे एक कैपिटल एक स्मॉल, कैपिटल स्मॉल। तो हमने पाया चारों के चारों एक ही जैसे बने। तो मुझे बताओ ध्यान से, ये डाइब्रिड क्रॉस में F1 का नतीजा है। समझ आ गया? सारे के सारे हमको हाइब्रिड येलो राउंड मिले। अब मुझे बताओ कलर में डोमिनेंट कौन सा था, येलो, तो देखो सारे येलो। समझ में आ गया? एक ही का ट्रेट आया। इसी प्रकार से जो शेप था, शेप उसमें डोमिनेंट कौन सा था, राउंड, तो अकेले मोनो हाइब्रिड में राउंड और रिंकल्ड को क्रॉस करते तो सारे राउंड आते, तो यहाँ तो भी सारे राउंड आए। तो इसका मतलब ये हमने दो ट्रेट एक साथ लिए। समझना मेरी बात? तो दो ट्रेट एक साथ लेने के उपरांत भी हमको पता ये लगा कि इंडिविजुअली अकेले अकेले क्रॉस करने पर जिस प्रकार से इनहेरिट होते वैसे ही यहाँ इनहेरिट हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे। समझ में आ गया कि द वे they are individually inherited, similarly they are inherited in a group also। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो इससे हमको ये पता लगा कि जब कभी कोई भी ट्रेट, कोई भी लक्षण, कोई भी कैरेक्टर इनहेरिट होता है अगली जनरेशन में, तो वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होता है, मतलब स्वतंत्र रूप से इनहेरिट होता है। स्वतंत्र रूप मतलब क्या होता है, दूसरा उसके बगल में कौन सा ट्रेट है, कैसे आ रहा है, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? द इनहेरिटेंस ऑफ a particular trait is not influenced by presence of other traits। समझ में आ गया? या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि each trait is inherited independently, स्वतंत्र रूप से इनहेरिट होता है, एक के इनहेरिटेंस पे दूसरे के होने से प्रभाव नहीं पड़ता। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझ में आ गया? इंडिपेंडेंटली असॉर्ट। तो यहाँ पे सब अलग अलग हो गई, अलग होने का जब रिग्रुपिंग होगी ना वापस, तो इस प्रकार से होगी कि हर एक ट्रेट के लिए जो जीन्स है वो इंडिपेंडेंटली आ रही है, तो वो उसी प्रकार से आती है एज इफ दे वर प्रेजेंट अलोन।
भाई अकेले कैसे आती, ग्रुप में भी वैसी आती है, अलग थलग आती है, दूसरा साथ में क्या उससे प्रभाव नहीं पड़ता एक्सप्रेशन पे। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका निष्कर्ष। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे रिसेसिव गुण दब गया, तो अभी हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या देखा था, जब हमने F1 को सेल्फ क्रॉसिंग किया था ना, तो रिसेसिव गुण प्रकट हुआ था। तो यहाँ देखेंगे प्रकट होता है कि नहीं होता। भाई क्या हमारा जो रिंकल्ड कैरेक्टर है और जो हमारा ग्रीन कैरेक्टर है, यहाँ तो नहीं आया ना, क्या अगले जनरेशन में आता है कि नहीं आता, वो देखते हैं। तो इस बार भी हमको ऐसे दो प्लांट्स को क्रॉस करवाना पड़ेगा। अभी हम प्योर नहीं ले रहे, तो दो हाइब्रिड प्लांट्स में, बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, ऐसे दो प्लांट्स को क्रॉस करेंगे। अब यहाँ से बच्चों गड़बड़ चालू होती है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्या मतलब है इसका, ठीक। चलो तो देखो इसका निष्कर्ष क्या निकाला। फ्रॉम द अबव क्रॉस इट इज क्लियर दैट, तो ऊपर जो हमने क्रॉस किया उससे क्या पता चलता है, ये साफ है, स्पष्ट है कि एवरी ट्रेट इज इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, हर ट्रेट स्वतंत्र रूप से इनहेरिट होता है, अगली पीढ़ी में आता है, एज इफ, और इस प्रकार से होता है एज इफ इट वर प्रेजेंट अलोन, इस प्रकार से इनहेरिट होता है कि जैसे वो अकेला ही मौजूद हो, दूसरे ट्रेट उसके साथ है ही नहीं। The results are similar to that of monohybrid cross, और यही monohybrid cross में भी सेम मिला था हमको। F1 में सारा का सारा एक ही पेरेंट का लक्षण आता, तो यहाँ पे भी डोमिनेंट पेरेंट का ही लक्षण आया, रिसेसिव का दब गया ग्रुप में। अब हम दो की जगह तीन कैरेक्टर लेते, चार लेते, 10 लेते, सब में सेम ही चीज आती, समझ में आ गया। अब हम देखेंगे सेल्फिंग ऑफ F1 हाइब्रिड, समझ आ गया। F1 हाइब्रिड को यदि हम सेल्फ क्रॉस एक दूसरे से ही क्रॉस करवा दे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि जीन्स कैसे बने, ठीक है। चलिए गैमेट्स कैसे बनेंगे, तो चलो अब इस बार हमने जो मेल और फीमेल प्लांट है दोनों के दोनों सेम ही ले लिए, F1 हाइब्रिड ले लिए। तो जो पेरेंट हमने इसको क्या मान लिया, हाइब्रिड प्लांट, जो भी हमको F1 पीढ़ी में मिला था। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर सेम इधर हो गया, एक को मेल मान लिया, एक को फीमेल मान लिया, गैमेटोजेनेसिस। चलिए अब यहाँ पे हमको गैमेट्स बनाने। अब बच्चों देखो पिछले केस में हमारी गैमेट बनी थी दो प्रकार की, इस बार गैमेट बनेंगी चार प्रकार की। कैसे बनेगी, चलो एक बार तो हम दो ही बनाते हैं, एक बार तो क्या करते हैं हम दो ही गैमेट बनाते हैं। कौन से वाले दो बनाएंगे, समझना ध्यान से कि या एक सिंपल तरीका क्या कर सकते हैं बच्चों कि चार गैमेट कैसे बनेंगे, समझना ध्यान से कि ये दोनों वाई अलग होंगे। भाई बड़ा वाई छोटा वाई अलग होगा ना, बड़ा वाई और छोटा वाई अलग होगा, ठीक है। तो गौर करना ये फर्स्ट और लास्ट, पहला और आखिरी बॉक्स है, इस पे गौर करना, ठीक है। मैं दो तरीके समझाऊंगा, दोनों से समझ में आ जाएगा। पहला और आखिरी बॉक्स दोनों अलग अलग होंगे। चलो पहले एक ले लेते हैं, वाई वाला ले लेते हैं। वाई में से देखो एक बड़ा वाई इसमें आ गया और एक छोटा वाई इसमें आ गया। ऐसे तो किया था हमने, बीच वाले डब्बे में देखो, अभी एक बड़ा वाई इसमें आ गया, एक छोटा वाई इसमें आ गया। फिर जब हम आर को सेपरेट करेंगे तो एक बड़ा आर इसमें आ गया, एक छोटा आर इसमें आ गया। समझ में आ गया, हो सकता है ये। अब हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भाई जब ये अलग हुए ना, अलग भाई पिछले में तो दोनों सेम ही थे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ा वाई इसमें आ गया, एक छोटा वाई इसमें आ गया, यहाँ तक तो ठीक है। जब हमने सेकंड वाला किया तो जब आर को सेपरेट करें तो बड़ा आर इसमें आ गया। जरूरी थोड़ी है कि बड़ा वाला आर बड़े वाले वाई के साथ ही जाए, उल्टा भी तो हो सकता है कि बड़ा आर इस छोटे वाई के साथ भी तो आ सकता है। तो देखो अंदर वाले दो बॉक्स, ये भी तो संभावना है ना कि भाई जो बड़ा वाई था उसके साथ बड़ा आर ना जाए, बड़े वाला वाई जिसमें गया उसमें तो छोटा वाला आर चल जाए, तो जिसमें छोटा वाई गया उसमें बड़ा आर चल जाए। तो कुल संभावनाएं होंगी बच्चों चार, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका कैसे, मेंडल ने बहुत आराम से अच्छा सा तरीका निकाला। मैथमेटिक्स का नॉलेज था उसको, मैथमेटिकल बैकग्राउंड था, उसको लर्न करने का तरीका क्या बच्चों, उतना सिंपल मैथमेटिक्स से आप याद रख सकते हैं। आप एक काम करेंगे, एक छोटा सा ब्रैकेट लगाएंगे, ऐसे छोटा ब्रैकेट, और उसमें लिखेंगे कैपिटल वाई प्लस स्मॉल वाई। समझ में आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर देना। ये दोनों चीज कैपिटल वाई प्लस स्मॉल वाई एक ब्रैकेट में ले लेना, मल्टीप्लाइड बाय दूसरा ब्रैकेट ले लेना और दूसरे ब्रैकेट में कर देना कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। समझ में आ गया, कैपिटल वाई प्लस स्मॉल वाई, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है कि नहीं क्या। ओके, तो अब इस प्रकार से हो गया मामला, ठीक है। ओके चलो आपको मैं एक बार ये लिख के भी बता दूं, कैपिटल वाई प्लस स्मॉल वाई, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यहाँ से हमको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। चलो मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ आपको, ध्यान देंगे, कैपिटल वाई प्लस स्मॉल वाई, क्लियर है, और मल्टीप्लाइड बाय, तो यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगा लेते हैं, मैं एक्स लिख लेता हूँ, और यहाँ आ जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, क्लियर है। तो हम देखेंगे मेंडल ने कैसे किया, कैसे पता लगेगा चार जीन्स हमारी कौन सी बन रही है, ये क्लियर है। तो बताइए इसका नतीजा क्या होगा, सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है आप लोगों को। तो अभी इंटू करते हैं, तो देखो पहले इसको दोनों से इंटू करते हैं, फिर इसको दोनों से इंटू करते हैं। चलिए पहला बड़ा वाई को बड़ा आर से इंटू करना पड़ेगा, क्या मिलेगा, बड़ा वाई बड़ा आर, क्लियर है। चलिए अगला क्या करोगे बताओ,
अब इस बड़े वाई को हमको छोटे आर से इंटू करना पड़ेगा, तो बड़ा वाई छोटा आर मिल गया। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए फिर अब क्या होगा बताओ। अब हमको छोटे वाई को दोनों से इंटू करना पड़ेगा, छोटे वाई को बड़े आर से इंटू किया तो छोटा वाई बड़ा आर हो गया। समझ में आ गया? फिर क्या किया हमने बताओ बच्चों, फिर हमने किया इंटू छोटे वाई को छोटे आर से, तो हमने कर दिया छोटे वाई को छोटे आर से। क्लियर? तो देखो चार डिफरेंट प्रकार की मिली। समझ में आ गया? तो देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, बीच में दो अलग भी हैं, बड़े के साथ छोटा, छोटे के साथ बड़ा। समझ में आ गया? तो चार प्रकार की चीज ऐसे आप वर्कआउट कर सकते हो। समझ में आ गया? तो रफ में ये करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी चार प्रकार की क्या बनी जीन्स। तो इस प्रकार से याद रखना, इसको बहुत आसान होगा। चलिए वापस लौटते हैं हमारे डायग्राम की ओर। क्लियर है? चार गैमेट्स तो जो इधर बनेंगी ना लेफ्ट साइड में मेल पेरेंट में, वही बनेंगी फीमेल पेरेंट में। क्लियर है? चलिए तो देखो यहाँ पे गैमेट्स बनी कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, सेम चार गैमेट्स इधर बन गई, बिल्कुल वो की वो। क्लियर है? क्योंकि दोनों पेरेंट्स के जैसे। तो ये था गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन। अब हम करेंगे फर्टिलाइजेशन। इस बार बच्चों चार डिफरेंट प्रकार की गैमेट बनी है, चारों देखो एक दूसरे से डिसिमिलर। ठीक है, ये चारों। पिछले में दो ही क्यों बनी थी? क्योंकि ये सारे लेटर्स एक जैसे थे, बड़े के साथ बड़ा आ गया तो यहाँ पे भी वही बड़ा छोटा ही आता, मतलब बड़ा वाई छोटा आर, बड़ा वाई बड़ा आर, बड़ा वाई बड़ा आर, बड़ा वाई बड़ा, सारे एक जैसी बनती, तो इसलिए हमने फिर दो ही ले ली। ठीक है कि नहीं? क्या अब यहाँ पे चार चार बन गई, तो अभी एक पेरेंट के चार गैमेट्स, दूसरे के चार गैमेट्स। तो इस बार बच्चों 4x4 का प्यूनेट स्क्वायर बनेगा। चार डब्बे ऐसे होने चाहिए, चार डब्बे ऐसे, तो 4 4 16 का स्क्वायर बॉक्स बनेगा, चक्कर बॉक्स बनेगा। ठीक है, तो चलिए नीचे बना दिया हमने 16 का चक्कर बॉक्स। इसको बोलते हैं चक्कर बॉक्स या फिर प्यूनेट स्क्वायर मेथड। ठीक है, चलिए ओके जी। अब देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन करना है हमको। ये हमने बॉक्स बना दिया। इस बॉक्स को बनाते वक्त आप ध्यान रखेंगे कि ऐसे लेंथ ज्यादा लेना, क्योंकि हमको ये फिनोटाइप भी लिखना पड़ता है। समझे क्या? और वर्टिकल ऊंचाई कम से कम दो, नोटबुक की दो लाइंस की ले लेना। एक में आप जीनोटाइप लिख पाओ, एक में आप फिनोटाइप। और नोटबुक का अधिकतर चौड़ाई क्या है कवर कर लेना टेबल में। चलिए एरो लगा दिया। मेल प्लांट, फीमेल प्लांट, मेल के सारे जीन्स हमने नीचे लिख दिए। इधर देखो सेम वही चारों जो भी हमने बनाए थे, और फीमेल के उसी सीक्वेंस में लिखना, सीक्वेंस टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना। क्लियर है? चलिए अब बच्चों इसको लिखने में बहुत सावधानी बरतनी है। इसको लिखने में बच्चे कई बार समय लगा देते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं, तो इसको मैं फटाफट लिखना भी आपको सिखा दूंगा, बहुत आसान है। ठीक है, ये है हमारी सेकंड फीमेल जनरेशन एफ। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे लेफ्ट साइड में देखना, ऊपर देखना, किसी बॉक्स के लेफ्ट में और ऊपर में क्या है, उन सारे लेटर्स को इकट्ठा कर देना। पहले कलर करेंगे फिर शेप करेंगे। तो चलो कलर में देखो कैपिटल वाई, तो दोनों कैपिटल वाई आ गए। कैपिटल आर, दोनों कैपिटल आर आ गए। इधर बताओ लेफ्ट में देखो बड़ा वाई है, इधर बड़ा वाई, दोनों बड़े वाई आ गए। बड़ा आर छोटा आर, समझ में आ गया? इधर देखो लेफ्ट में देखो बड़ा वाई है, छोटा वाई, तो बड़ा वाई छोटा वाई, और आर देखो इधर भी बड़ा है और इधर भी बड़ा है, तो दोनों बड़े आर आ गए। इधर देखो लेफ्ट में देखो बिल्कुल एक कैपिटल वाई है, ऊपर स्मॉल वाई, तो कैपिटल स्मॉल आ गया। तो लेफ्ट में देखो एक्सट्रीम बड़ा आर है, ये छोटा आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। समझ में आ गया? जो ये लाइन है बच्चों वही सीक्वेंस में ये लाइन आएगी। इधर से दूसरे नंबर पे जो है वो इधर आएगा, तीसरे नंबर पे जो है वो इधर आएगा, चौथे नंबर पे जो है वो नीचे आएगा। सेम पैटर्न है। समझ में आ गया? तो हम पाएंगे कि ये ऊपर की पूरी लाइन और ये नीचे की पूरी लाइन, ठीक है, ये सारे के सारे जो है इनका जो फिनोटाइप है वो येलो राउंड होगा, डोमिनेंट पेरेंट के जैसा होगा। ठीक है, ये क्लियर है? अब हम ये बीच वाले कर लेते हैं। यहाँ देखो इधर ये बड़ा वाई, ऊपर बड़ा वाई, तो दोनों बड़े वाई आ गए। ठीक है, इधर देखो छोटा आर, ऊपर छोटा आर, तो दोनों छोटे आर आ गए। ठीक है, चलिए ये देखो इधर लेफ्ट में देखेंगे एक बड़ा वाई है, ऊपर छोटा वाई, तो बड़ा छोटा मिक्स। इधर बड़ा आर है, उधर छोटा आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाला पहले। ठीक है, ये हाइब्रिड हो गया। इसका ये देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो सिर्फ एक ही बड़ा वाई है और बाकी सब छोटे थे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, छोटा छोटा। क्लियर? तो इस प्रकार से यहाँ पे भी हमने लिख लिया, इन तीनों में लिख लिया। समझ में आएगा? अब हम इसी प्रकार से सारे ढंग से लिख लेंगे। वाई वाला पहले लिखना, आर वाला बाद में लिखना, एक भी कैपिटल लेटर है वो पहले लिखना, सारे स्मॉल है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बड़ा छोटा होता तो कैपिटल लेटर पहले, स्मॉल वाला बाद में, डोमिनेंट को पहले लिखा जाता है। ठीक है, अब हमको इसमें फिनोटाइप लिखना है। तो फिनोटाइप कैसे लिखेंगे बच्चों? ध्यान देना, एक भी कैपिटल लेटर आ गया ना, कैपिटल लेटर आ गया, डोमिनेंट जीन आ गई, तो डोमिनेंट वाला ही गुण आएगा, दबा देती रिसेसिव वाले को। तो रिसेसिव वाला अपने आप को प्रकट तभी कर पाएगा जब दोनों लेटर्स, दोनों जीन सिमिलर हो, रिसेसिव हो। ठीक है, तो देखो ये बड़ा वाई है, बड़ा आर है, येलो राउंड, बड़ा वाई है, बड़ा आर है, एक भी बड़ा आर, बड़ा कैपिटल लेटर आ गया तो डोमिनेंट कैरेक्टर येलो राउंड दिखेगा बाहर से। ये देखो बड़ा वाई आ गया, कैपिटल आर, येलो राउंड। ये देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर है, येलो राउंड। ये कैपिटल वाई है, येलो, कैपिटल आर है, राउंड, कैपिटल वाई है, येलो। अब देखो बच्चे दोनों स्मॉल आर आ गए, छोटा आर आ गए, तो यहाँ रिसेसिव गुण आ जाएगा, रिंकल्ड।
अब येलो रिंकल्ड बीज वाला प्लांट हमारे पास कोई सा भी नहीं था, डोमिनेंट येलो राउंड था और रिसेसिव ग्रीन रिंकल्ड था। तो देखो एक नया कॉम्बिनेशन प्रकट हो गया। तो इसी से हमने एक पॉइंट पढ़ा था ना सिग्निफिकेंस में, महत्व क्या है कि नए कॉम्बिनेशंस पैदा कर सकते हैं, नए कॉम्बिनेशंस हम उत्पन्न कर सकते हैं इस प्रकार की क्रॉसिंग से। ठीक है, चलिए अब ये देखो ये येलो राउंड है, ये अब देखो ये क्या है, येलो रिंकल्ड है। समझ में आ गया, एक बड़ा वाई है तो येलो आ गया, लेकिन देखो दोनों छोटे आर है तो रिंकल्ड हो गया है। ठीक है, आगे येलो राउंड, दोनों आर राउंड बड़ा है ना, और ये कैपिटल वाई तो येलो, ये देखो एक कैपिटल है तो येलो राउंड। अब ये देखो बच्चों एक और नया कॉम्बिनेशन आ गया, यहाँ पे दोनों छोटे वाई हैं तो यहाँ येलो कैरेक्टर नहीं आएगा, रिसेसिव गुण ग्रीन आ जाएगा, लेकिन दोनों बड़े आ रहे हैं तो राउंड। ग्रीन राउंड भी पहले हमारे दोनों प्लांट्स में नहीं था, ये एक नया कॉम्बिनेशन है। येलो रिंकल्ड और ग्रीन राउंड दो नए कॉम्बिनेशन उगते हैं। ठीक है कि नहीं क्या? उसके बाद ये भी देखो ग्रीन राउंड है, ये भी देखो दोनों छोटे वाई है ग्रीन और एक बड़ा आ रहा है ग्रीन राउंड। और ये बच्चों हमारा ओरिजिनल जो पेरेंट था ना रिसेसिव ग्रीन रिंकल्ड हुआ, तो हमको 16 प्लांट मिले, 16 में से 9 तो डोमिनेंट पेरेंट के जैसे हैं। बता दूंगा कौन से खाने में, एक रिसेसिव पेरेंट के जैसा है, वो रिसेसिव वाला सिर्फ लास्ट में आएगा इधर। अब डोमिनेंट पेरेंट के 16 में से 9 कौन से हैं वो देख लेना ध्यान से। एक तो ये पहली लाइन ऊपर की सारी येलो राउंड, एक ये वर्टिकल लाइन येलो राउंड, एक डायगोनल इसका बच्चों। डायगोनल क्या होता है? देखो ये तिरछा वाला तो इसमें देखो दो डब्बे, एक तो ये रहा और एक ये वाला। समझ में आ गया? तो देखो गिन लेते हैं पूरा, वन नीचे से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। समझ में आ गया? ये 9 समझ में आ गया? तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं होती कि जैसे ये एक ले लेना, ये दूसरी ले लेना और एक डायगोनल ले लेना, इनमें सब में येलो राउंड है। 9 प्लांट ये हो गए, 10वां ये हो गया ग्रीन रिंकल्ड 10। अब कितने बच गए? 6। उन 6 में से दो नए कॉम्बिनेशन है। तो देखो बच्चों येलो राउंड में, येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड है ना, देखो ये दो कॉम्बिनेशन है येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड। अब क्या कर देना, या तो कलर अदला बदली कर लो या शेप अदला बदली कर लो। समझ में आ गया? चलिए अगर मैं कलर अदला बदली कर लेता हूँ दोनों में, किस में, येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड में, तो येलो की जगह तो मैं ग्रीन बोल दूंगा तो ग्रीन राउंड हो गया, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा येलो रिंकल्ड। तो ये दो नए कॉम्बिनेशन है, देखो येलो रिंकल्ड और ग्रीन राउंड। तो अब ये जो ग्रीन राउंड आएगा पता है ये कौन सा आएगा? तीन जो नए एक ही कॉम्बिनेशन के जो तीन प्लांट्स हैं, ये तीन तीन होंगे, 6 और बच गए ना भाई। 16 में से 9 और 1 10 चले गए, 9 तो डोमिनेंट पेरेंट, एक रिसेसिव, 6 और बच गए। 6 में से तीन तीन प्रकार के दोनों है नए नए कॉम्बिनेशन, तीन एक जैसे तीन एक जैसे। तो ये जो तीन एक प्रकार के हैं वो इसके बगल वाले हैं तीनों, कौन से? ग्रीन निकल के टच जो तीनों है, ये देखो एक ही जैसे ये अगर ग्रीन राउंड है तो ये भी ग्रीन राउंड, ये भी ग्रीन राउंड। अब तीन कौन से बच गए? एक तो इसके संपर्क में इधर ऊपर, एक इसके इधर कोने में और एक इसके संपर्क में इधर, मतलब एक ये ऊपर छोड़ के, एक ये छोड़ के इधर, एक ये फिर ये और फिर एक ये। समझ में आ गया? तो ये तीनों के तीनों क्या है? येलो रिंकल्ड हो गए। समझ में आ गया? तो टोटल हमको जो प्लांट्स है फिनोटाइप के हिसाब से देखें तो 4 प्रकार के मिले। 9 प्लांट्स, दे आर ऑफ वन काइंड रिजेंबलिंग द डोमिनेंट पेरेंट, येलो राउंड सीड वाले प्लांट्स। एक प्लांट रिजेंबलिंग द रिसेसिव पेरेंट, ग्रीन रिंकल्ड, एंड 3 प्लांट्स ईच बिलोंगिंग टू न्यू कॉम्बिनेशन, येलो रिंकल्ड 3 मिलेंगे और ग्रीन राउंड हमको मिलेंगे 3। तो बच्चों फिनोटिपिक रेशियो जो है F2 का डायब्रिड क्रॉस का ये होता है 9:3:1, पहले डिस्कस कर चुके हैं, लिखने जा रहे हैं। ठीक है, और जीन्स के हिसाब से देखें तो बच्चों हमारे को 9 अलग अलग प्रकार के प्लांट्स मिलेंगे जीन्स के हिसाब से, वो सब मैंने नीचे लिखा है, मेंशन किया। ठीक है, तो देखो येलो राउंड इसमें 9 है, ये डोमिनेंट पेरेंट के जैसा हो गया। येलो रिंकल्ड, देखो येलो राउंड 9 और एक ग्रीन रिंकल्ड, ये तो हमारे ओरिजिनल दो पेरेंट्स हैं। अब क्या करना है इसमें से, हमने क्या कर दिया, कलर वही रखा है, शेप अदला बदली कर दी। तो राउंड तो पहुंचा दिया उधर और रिंकल्ड ले आए इधर। तो अगर रिंकल्ड इधर बोल लेंगे तो येलो रिंकल्ड ये रहा, और राउंड इधर पहुंचा दिया तो ग्रीन राउंड ये रहा। समझ में आ गया? तो ये दोनों 3-3 है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे 9:3:1। बच्चों ये रेशियो बहुत पूछते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, तो ये होता है बच्चों 9:3:1। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का याद रखेंगे 3:1 था, 3 प्लांट एक जैसे थे टॉल वाले और एक अलग था ड्वार्फ वाला। और यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे 9:3:1 है। और जीनोटिपिक रेशियो वहां पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 1:2:1 था, और यहाँ पे 9 है अलग अलग। 4 बार 1 आ रहा है, 4 बार 2 आ रहा है, 1 बार 4 आ रहा है। समझ में आ गया? तो 1 फिर 2 2 फिर 4 फिर 1 फिर 2 1 2 1। हम ये उल्टा पुल्टा भी कई बार हो जाता है, पैटर्न तो रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है कि नहीं? इसको आप ढंग से इसको कर लेना, 1 1 1 1 2 2 2 2 और 4 ऐसा भी ले सकते हैं इसको। जीनोटिपिक रेशियो क्लियर है? तो ये दो थे हमारे डायब्रिड क्रॉस के दो रेशियोज। और इसके आधार पे जो मेंडल ने लॉ दिया वो कौन सा था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट
असॉर्टमेंट, तो उसका भी हम क्या कर देते हैं, एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्रॉस मेंडल फॉर्मुलेटेड द थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। कौन सा है ये थर्ड लॉ, देख लेते हैं वो, ठीक है। और ये सारे लॉ बच्चों, तीनों लॉज मिलके कहलाते हैं मेंडलिज्म, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल की फाइंडिंग्स है ये। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट का मैंने मतलब बताया था रीग्रुपिंग। पहले तो ट्रेड्स को कंट्रोल करने वाले फैक्टर जीन्स अलग होती है, फिर वापस जब कूद पड़ते हैं इकट्ठा इंडिविजुअल में आएंगी तो इस प्रकार से आती है कि उसके साथ दूसरी क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रभावित नहीं होता उनका इनहेरिटेंस, ये है। When two pure parents, यदि हम दो प्योर पेरेंट्स को क्रॉस करते हैं जिसमें ईच डिफरिंग इन टू और मोर पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, तो उसे दो के साथ भी करके देखा, ट्राइब्रिड क्रॉस में तीन ट्रेड्स भी लिए, चार भी लिए, पॉली भी किया, पॉलीहाइब्रिड सब किया, निष्कर्ष से व्हेन टू प्योर पेरेंट्स, दो प्योर पेरेंट्स ले रहा है, तो शुरू में देखो उसने प्योर लिए थे, येलो राउंड सीड वाला और ग्रीन टिंकल प्योर ले रहा है, ठीक है, क्योंकि नेचर में प्योर ही प्लांट है। व्हेन टू प्योर पेरेंट्स ईच डिफरिंग इन, या तो दो पेयर्स ऑफ ट्रेड्स या फिर दो से ज्यादा पेयर्स ऑफ ट्रेड्स of contrasting traits, they are crossed with each other, then the traits are inherited independent of each other. traits एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली या एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से इनहेरिट होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, एक दूसरे के इनहेरिटेंस में दखलंदाजी नहीं करते हैं। In other words, the inheritance of a particular trait is not influenced by the presence of other trait with it. समझ में आ गया? एक ट्रेट के इनहेरिटेंस पर दूसरे ट्रेट के साथ होने का प्रभाव नहीं पड़ता है। हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों स्वतंत्र अपव्यूहन। क्या कहते हैं इसको? स्वतंत्र अपव्यूहन, स्वतंत्र रूप से इकट्ठा होना ऑर्गेनिज्म। चलिए, हम पहले देख चुके हैं बच्चों, F1 जनरेशन जो होती है, F1 हाइब्रिड, उसको रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाते हैं तो टेस्ट क्रॉस होता है, और डोमिनेंट पेरेंट से करवाते हैं तो वो आउट क्रॉस होता है। और ये दोनों ही क्रॉस किस प्रकार के हैं? ये बैक क्रॉस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसी के साथ ही बच्चों हमारा ये चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है। हमारे सारे टेक्स्ट के जो क्वेश्चन है इसी में कवर हो जाते हैं। आप लोग अच्छे से ढंग से समझ के नोट्स बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉज। और कभी कभी एक अलग से भी क्वेश्चन आता है जिसमें कि आपको ये क्रॉस वगैरह नहीं पूछते, डायरेक्टली आपको तीनों लॉज का स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो आपको सबसे पहला लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहले उसका स्टेटमेंट देना होगा, देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उसका देना होगा, और तीसरा फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसका देना होगा। क्लियर है? सो दिस चैप्टर इज ओवर। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इसके अगले वीडियो में, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। पूरा वीडियो को एंड तक देख के समझ करके फिर ही इसको आप लोग नोट करेंगे। क्लियर है? सो गुड बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।